ये मत कहना कि दोबारा से तू इसी स्वेटर में आ गया, वापसी इसी कपड़ों में आ गया, क्योंकि भैया ये 3 टॉपिक मैंने सेम उसमें कंटिन्यूएशन में बनाया, बस हाँ इनको मैं डाल अलग अलग उसमें पार्ट्स में रहा हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी ज्ञान, प्रतीक शर्मा है। और आज जो है हम यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को जो है स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो है बैंक लॉ स्टार्ट हो रखा था, लेकिन ये टॉपिक जो है पर्सनली बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा मज़ा आने वाला है इस टॉपिक के ऊपर। ज़रा समझने की कोशिश करना है, जो कि है डिफ़ॉल्ट एंड रिकवरी। हमने पीछे सारी चीज़ें पढ़ ली लैंडिंग के बारे में कि भैया कैसे लोन दिया जाता है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, फलाना ढिमकाना, सब कर लिया। अब ये बताओ कि अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो क्या करोगे, अगर बैंक का पैसा मारा गया तो क्या करा जा सकता है। ये जो है यहाँ पर हम बात करने वाले, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये रहेगा टॉपिक। चलो जी, द एंटायर फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूडिंग द एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या होता है भैया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है ये, मतलब कि होते सा काम बैंक वाले ही लोन देने वाला, लेकिन बैंक से अलग होता है, इसलिए इनके अंदर बैंक का नाम जो है नहीं आता है। ठीक है जी, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इसका नाम ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। पर अभी तो आरबीआई फिलहाल कोशिश कर रही है कि जैसे बजाज फाइनेंस और ये सब जो होते हैं, इन सबको जो है बैंक के अंदर कंटिन्यू कन्वर्ट करा जाए, या इनको बैंकिंग वाली प्रॉपर पावर्स जो है दी जाए। चलो जी, ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो द एंटायर फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूडिंग द एनबीएफसी आर क्रिटिकली सीज्ड ऑफ इफेक्टिव रिकवरी मैनेजमेंट। यहाँ पर बड़ा दिक्कत है, इनके हाथ बड़े तंग हैं, इफेक्टिव रिकवरी मैनेजमेंट है ही नहीं। अगर लोन में डिफॉल्ट हो जाता है, लोन लेकर भाग जाता है बंदा, घंटा कुछ नहीं कर पाते ये। तो वेरियस रीजन ड्यू टू विच डिफॉल्ट इज मेड, क्या एक बेसिक क्या रीजन हो सकते हैं कि जिस वजह से डिफॉल्ट जो है वो हुआ है, क्यों पैसा मारा गया बैंक का। देखो जी, डाइवर्जन ऑफ बोरोड मनी, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लॉस हो गई, डिफेक्टिव बैंक पॉलिसी, बैंक की साले की पॉलिसी इतनी खराब थी कि खुद ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया। इनएबिलिटी टू रीपे ड्यूज, बंदे बंदे डिफॉल्ट कर गया जी, बंदे पे पैसे ही नहीं। नेचुरल कैलेमिटी, कोई मर मर आ गया, कुछ हो गया, तो कई चक्कर है। चलो जी, ये तो हमने रीजंस पढ़ लिए। अब हम देखते थे रिकवरी होती किस तरीके से, क्या अब डिफॉल्ट हो गया है तो उसकी रिकवरी कैसे की जा सकती है, अगर बंदा जिंदा है, और साल को कैसे पकड़ के लाएं और उससे पैसा वापसी लें। तो भैया 3 हमारे पास तरीके हैं। 3 तरीकों में से सबसे पहला आता है बाय परसुएशन, विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन और विद कोर्ट इंटरवेंशन। ये 3 जो है हमारी मेथड है इसके, किसके, रिकवरी के। तो फटाफट से देख लेते क्या है बाय रिकवरी बाय परसुएशन। ये क्या होता है भैया, कह रहे जी बैंक्स कैन सेंड लेटर टू द बोरोवर। ठीक है जी, बैंक जो है लेटर भेज देगा किसको, बोरोवर को, जिसने लिया है लोन। कैन बी डन बाय कंडक्टिंग मीटिंग बिटवीन द पार्टीज, या फिर मीटिंग करवा देगा, या फिर बैंक्स कैन सेंड दी कंटिन्यूअस रिमाइंडर्स टू द डिफॉल्टर। मैंने कहा ना, इतनी आसानी से नहीं होता कि उसे जो रखा हुआ है गिरवी वो बेच दे। कई तरीके के चक्कर पड़ते हैं, लेटर लेटर भेजने पड़ते हैं, आजा भाई आजा फटाफट बात तो कर ले, क्या दिक्कत है। दूसरा पॉइंट ये तो होता है परसुएशन, मतलब कि लेटर वगैरह भेज दिए, मीटिंग करवा दी पार्टीज की, मतलब एक बेसिक कोशिश कर रहे हैं, उससे भी काम नहीं बनना। तो दूसरे मेथड पे आते हैं विदाउट विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। इसमें क्या कर सकते हैं, व्हेन दिस मेथड इज यूज्ड वेयर द बैंक हैज द पोजेशन ऑफ गुड्स। भैया जो मैंने कहा ना सिक्योर्ड लोन है, उसमें सिक्योरिटी रखी हुई है, उस सिक्योरिटी को यूज कर सकता है वो। इन द केस ऑफ इंग्लिश मॉर्गेज, और इफ बैंक होल्ड असाइनमेंट ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन अंदर एक्शनेबल क्लेम, उसमें भी करा जा सकता है। तो इसके अंदर बैंक के पास कुछ सिक्योर्ड सिक्योरिटी होती है जिसको वो बेचकर जो है काम अपना कर सकता है। तो ये विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन हो जाता है। तीसरा आता है रिकवरी विद कोर्ट इंटरवेंशन। इसमें क्या है भैया, द बैंक कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग इन द कोर्ट इफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑन डेट सिक्योरिटी इज अबाउट टू एक्सपायर, द बोरोवर हैज willfully neglect to repay the money। मना करे तो साढ़े मैं नहीं दे रहा तेरे पैसे, क्या कर लेगा। और द बिजनेस ऑफ द बोरोवर हैज बिकम अनवायबल एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ रिवाइवल, मतलब शटर डाउन हो गया जी। तो ये थे जो हमारे कुछ इसके पॉइंट्स। ठीक है जी, डेट के किस तरीके से हम रिकवरी कर सकते हैं, तो बाय परसुएशन, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और विद इंटरवेंशन कोर्ट। परसुएशन के अंदर हम लेटर वगैरह भेजते हैं, पार्टी से मीटिंग कराते हैं, बेसिक जो कोशिशें होती हैं वो करने की कोशिश करते हैं। और विदाउट इंटरवेंशन के अंदर भैया उसके पास तो है ही तेरी सिक्योरिटी रखी हुई है, सिक्योरिटी बेच के वो रिकवर कर सकता है। और विद इंटरवेंशन कोर्ट, भैया कोर्ट के अंदर केस डाल देता है जब उसका बिल्कुल अबाउट एक्सपायर होने वाला है, या फिर साला बंदे नहीं मना कर दे, जा मैं नहीं दे रहा तेरा पैसा, क्या कर लेगा तू, तो कोर्ट की हेल्प लेता है बैंक। वैसे आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट भेज देगा वो, कोर्ट में तो केस करना ही पड़ेगा अगर उसके पास सिक्योर्ड भी है तो। चलो जी, अब देख लेते हैं रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। इतना आसान नहीं होता है डेट को रिकवर करना। चलो जी, अभी हमारा एक एक्ट है रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। इसके अंदर हमने क्या इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। 1981 के अंदर तिवारी कमेटी बैठाई गई थी, जिसका काम यह था सजेस्ट करना, टू सजेस्ट चेंजेस इन द लॉ एंड ऑर्डर टू हैव स्पीडी रिकवरी ऑफ डेट टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इस जो भी है ये कमेटी, इसका काम यही था कि भैया जो एक स्पीडी रिकवरी हो जाए, जो भी हमने डेट वगैरह पे हुआ है लोगों की रिकवरी ऑफ डेट बैंक की या कोई भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, क्योंकि हमने कहा ना एनबीएफसी भी कंसीडर होते हैं इसके अंदर।
तो उनकी फटाफट से जो है रिकवरी हो जाए, ये इसका काम था सजेशन का। सो इट सजेस्टेड सेटिंग अप ऑफ स्पेशल ट्रिब्यूनल्स विच विल फॉलो समरी प्रोसीजर। तो समरी प्रोसीजर हमने कहा ना, छोटे उसमें सीआरपीसी जिसने नहीं पढ़ा वैसे पढ़ा होगा, तुम लोग यहाँ आ चुके हो, कैसी बातें कर रहे हो यार। तो समरी प्रोसीजर है, छोटे उसमें कंसाइज करके केस को निपटाना। तो उसने इस कमेटी ने यही सजेस्ट करा कि भैया ऐसे कुछ ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएं तो जो समरी प्रोसीजर को सेलेक्ट करेंगे और जो पर्टिकुलरली इलीगली होगी, ठीक है जी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड 33 डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जिसको हम डीआरटी कहते हैं, और 5 जो है डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल जिसको हम डीआरएटी कहते हैं, ठीक है जी। इसको कहीं पर अपना नोट कर लो। ऑब्जेक्टिव क्या है जी एक्ट का? एक्ट का ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं कह रहा है, जन एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन 3 से 8 के अंदर आता है ये। सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश वन और मोर ट्रिब्यूनल्स डीआरटी मतलब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और एरिया ऑफ जुरिडिक्शन शैल आल्सो बी स्पेसिफाइड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही बनाएगी ट्रिब्यूनल, और वही जो है एरिया ऑफ जुरिडिक्शन भी बताएगी। शैल हैव वन पर्सन कॉल्ड प्रिसाइडिंग ऑफिसर। उस डीआरटी के अंदर, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अंदर एक जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, और ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज, या तो वो डिस्ट्रिक्ट जज हो या फिर उसका 5 साल या until the age of 62 years of age which is earlier, ठीक है जी। और द ट्रिब्यूनल शैल हैव वन और मोर रिकवरी ऑफिसर्स एंड अदर स्टाफ। तो एक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, बाकी जो है एक या एक से ज्यादा रिकवरी ऑफिसर्स या अदर स्टाफ हो सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल आल्सो एस्टैब्लिश वन और मोर डीआरएटी, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट, हमें समझ आ गया, बना के देंगे हमें ये। तो जुरिडिक्शन पावर और अथॉरिटी सेक्शन 17 से 18 में कह रहा है जुरिडिक्शन पावर अथॉरिटी क्या है भैया, डीआरटी और डीआरएटी की कुछ नहीं है, कह रहा है टू डिसाइड एप्लीकेशन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू देम, ठीक है जी। तो वही चीज है, डेट नाम ही डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो डेट रिकवरी का ही तो काम है इनका। So no other court or tribunal has the power to interfere in the matter of DRT except Supreme Court of India and High Court under the Article 226 और 200। तो वही चीज हो गई, जो सुप्रीम कोर्ट तो भैया और हाई कोर्ट तो हर जगह जा सकती हैं, बट और कोई भी तरीके की कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोई भी नहीं आएंगे इनके अंदर। डीआरटी डीआरएटी का अलग ही काम होगा। पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन 10 लाख से ऊपर की इसके अंदर होगी। प्रोसीजर ऑफ एंड रिकवरी ऑफ डेट बाय द ट्रिब्यूनल सेक्शन 19 और 30 19 और 30 सेक्शन जो है वो आ जाता है इसके अंदर। प्रोसीजर ऑफ एंड रिकवरी ऑफ डेट बाय द ट्रिब्यूनल किस तरीके से कर सकता है? देखो जी, एप्लीकेशन टू बी मेड बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब एफआई टू डीआरटी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स एविडेंस प्रिस्क्राइब्ड फी एक्सेट्रा। तो हमें एक चीज समझ आ गई, डीआरटी को अगर तुमने एप्लीकेशन देनी है तो वो कौन देगा? बैंक देगा, प्रिस्क्राइबिंग सारी चीजें, फीस, एविडेंस, ये सब चीजें। So DRT issues someone to show cause and defendant can give written statement। तो defendant RWS देगा, वही जो CRPC का सिस्टम है। Tribunal may make interim order with respect to property and asset। interim order दे सकता है। DRT may appoint receiver commission if necessary। The decision of DRT is known as certificate of recovery। तो जो भी DRT का decision होगा उसे हम certificate of recovery कहते हैं, ठीक है जी। सो अपील कैन बी फाइल्ड टू डीआरएटी। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या है? डीआरटी। अगर डीआरटी का तुम्हें चीज समझ नहीं आ रही तो तुम डीआरएटी में जाओगे। वही चीज हो गई जैसे छोटी कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके ऊपर सुप्रीम, वही वाला सिस्टम। सो अपील कैन बी मेड टू, हाँ ठीक है। डीआरटी एंड डीआरएटी हैज सेम पावर एज ऑफ सिविल कोर्ट, ठीक है जी। मतलब कि जो सिविल कोर्ट की पावर्स होंगी वही जो है इनकी भी दोनों की पावर्स हैं। मोड्स ऑफ रिकवरी, क्या क्या मोड्स हो सकते हैं? कह रहा है अटैच, सेल ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, सारे के अटैच कर लो या बेच दो, जिसने डिफॉल्ट करा उसकी क्या प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल दोनों। अरेस्ट या डिटेंशन कर लो, साले को पकड़ के ले आओ, जेल में डाल दो। अपॉइंटमेंट और रिसीवर अपॉइंट कर दो, साले की प्रॉपर्टी पे खड़ा कर दो कि रेंट वगैरह वही कलेक्ट करेगा बंदा, या अदर मोड, कोई भी अदर मोड एज सूटेबल लगे उन्हें। सो डीआरटी एंड डीआरएटी इज नॉट बाउंड बाय सीपीसी बट नीड्स टू फॉलो नेचुरल जस्टिस। तो इन सब में हम चीज़ें, ये लाइन तो हमने हर जगह पर पढ़ के पागल हो ली है, वही चीज़ है ये। सिविल कोर्ट वाली पावर होगी, सीपीसी से वो नहीं है ये बाउंड, लेकिन नेचुरल जस्टिस से बाउंड है। तो आगे का एक टॉपिक छोटा सा और रह गया है, उसके बाद हमारा मेरे ख्याल से ये जो है खत्म हो जाएगा। इसी में कवर करूँ? नहीं, इसमें नहीं कवर करता, अगली वीडियो में कवर करता हूँ, क्योंकि ऐसे छोटी छोटी वीडियोस बना के ठीक रहेगा। ज़्यादा इसको वीडियो को बड़ी नहीं करते मतलब ना करते। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। और वीडियो अच्छी लगी भैया लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा कि क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि मैं उस चीज़ को अपने एक इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। हाँ, वीडियो की क्वालिटी ख़राब है ये तो मुझे पता ही है यार, क्योंकि यार लैपटॉप का वेबकैम है यार, तुम लोग क्या बकचोदी फैलते रहते हो। चलो जी, कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन, डाउट है आपका, बिल्कुल बेधड़क कमेंट करिए वहाँ पर।
अगर आपको मेरे से बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन खोल लीजिएगा, वहाँ पर मैंने दोनों लिंक दिए हुए हैं, अपने इंस्टा का भी लिंक दिया हुआ है अगर वहाँ पर आप रिटर्न फॉर्म में मेरे से बात करना चाहते हैं, या फिर अगर आप मेरे से कॉल के थ्रू बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उसको इंस्टॉल करिए उस ऐप को, बी बैल बी ज्ञान या फिर प्रतीक शर्मा सर्च करके वहाँ पर आप मेरे से डायरेक्ट जो है कॉल पे बात कर सकते हैं। ठीक है जी। और सब्सक्राइब अगर नहीं करा है तो कर लीजिए, करा है तो भैया आपसे बढ़िया बंदा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल आइकन ना उसको क्लिक करके ऑल कर देना, अगर वो भी करा हुआ है तो भैया जी तुसी ग्रेट हो भाई। और अगर नहीं करा तो उसको ऑल कर लीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, थैंक्स वॉचिंग टू बी वेल, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट। और हाँ, टेक केयर, कोरोना से बच के। चलो जी, वीडियो को बंद कर दिया जाए।